নমস্কাৰ ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ লেছন 4 ভোলাৰাম কি জীৱ। এই ভিডিঅ'টিত প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, আৰু তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম এক্সট্ৰা পাৰ্টৰ ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন এনচাৰ, আৰু আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত আলোচনা কৰিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ আগতে তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহি যোৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ অতি ভালকৈ আৰু সহজতে বুজি পোৱাকৈ চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে, যাতে তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাব পাৰা। চ' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাই থাকা। অভ্যাসমালাৰ প্ৰথমত আছে বোধ এবং বিচাৰ, আৰু 1 নম্বৰত কি আছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰে, মানে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ক নম্বৰ কি হ'ব? ক নম্বৰত আছে ভোলাৰাম কে জীৱ নে কিতনে দিন পহলে দেহ ত্যাগী থি। উত্তৰ কি হ'ব? 5 দিন পহলে দেহ ত্যাগী থি। খ নম্বৰ হ'ব কি नारद भोलाराम का घर पहचान गए। यार करेक्ट आंसर हो प्रथमटू माँ बेटी के सम्मिलित केंद्र क्रंदन सुनकर। ग नंबर जैसे कि धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है। यह करेक्ट आंसर हो उपयुक्त सभी। घ नंबर 10 बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्तों पर भजन रहने की सलाह दी। यहाँ भजन का अर्थ क्या है? यह भजन का अर्थ है रिश्वत। 2 नंबर 10 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न भोलाराम का घर किस शहर में था। उत्तर होगा भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। ख नंबर होगा भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे। उत्तर होगा भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। ग नंबर 10 भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया। उत्तर होगा भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। ख नंबर 10 भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया दिया था। उत्तर होगा भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया दिया था। 3 नंबर 10 संक्षिप्त में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ किस घटना का संकेत मिलता है। यानी उत्तर होगा जब भी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है तो धर्मराज अपने यमदूत को उसका प्राण लेने भेजते हैं, ताकि धर्मराज के दरबार में उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में उसे भेजा जा सके। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्याग दी थी, पर यमदूत अभी तक भोलाराम को लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ इसी घटना का संकेत मिलता है। ख नंबर 10 यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया। उत्तर होगा यमदूत ने भोलाराम के लापता होने के बारे में यह बताया कि जब उसने भोलाराम के जीव को पकड़ा और यमलोक की यात्रा हेतु नगर के बाहर आते ही दोनों एक तीव्र वायु तरंग पर सवार होने ही वाले थे कि वह उसके चंगुल से निकल भागा। उसने 5 दिनों तक उसकी तलाश में सारा ब्रह्मांड सान डाला, पर भोलाराम का जीव कहीं नहीं मिली। ग नंबर होगा धर्मराज ने नरक में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की। उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी। उत्तर होगा धर्मराज ने नरक में बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार और ओवरसियर के आने की पुष्टि की। उन लोगों ने अनेक अनियमितताएं की थी, जिनमें बड़े बड़े इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर ने तो मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा खाया, जो भी काम पर आया ही नहीं थे। ख नंबर प्रश्न भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर
प्रकाश डालो। उत्तर होबो भोलाराम जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक ढेर कमरे के टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी और दो लड़के और दो लड़की के साथ रहता था। छोटी सी सरकारी नौकरी से अपना परिवार चला रहा था, पर जब नौकरी से रिटायर हुआ तो पेंशन के पैसे उसे मिलने चाहिए थे, पर 5 साल पहले रिटायर होने के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिला, जिसके चलते उसकी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। घर के गहने बर्तन सब बिक चुके थे, यहाँ तक कि भोलाराम ने घर का भाड़ा भी 1 साल से नहीं दिया था। इस आर्थिक स्थिति के कारण अंत में उसने संसार ही छोड़ दिया। वो नंबर 10 है। भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वज़न नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू ऐसा कहने का क्या आशय था? उत्तर होगा भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वज़न नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। ऐसा कहने से दफ्तर के बाबू का आशय यह कि भोलाराम ने पेंशन मजदूर करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए दरखास्तों के साथ पैसे नहीं रखे थे, अर्थात भोलाराम को रिश्वत देनी चाहिए थी। आज के इस ज़माने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, इसीलिए भोलाराम का काम नहीं बना और उसकी अर्जी नहीं कहीं फाइल में दबे किसी में पड़ी रही। 100 नंबर प्रश्न, चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? उत्तर होगा नारद को कार्यालय में इधर से उधर बाबू और अफसरों के यहाँ घूमता हुआ देख चपरासी ने नारद को सलाह दी कि यहाँ साल भर की चक्कर लगाते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिले, उन्हें अगर खुश कर लिया तो समझा आपका काम हो गया। 100 नंबर प्रश्न, बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? उत्तर होगा बड़े साहब ने भोलाराम के पेंशन केस के बारे में नारद को बताया कि उनका कार्यालय भी एक मंदिर की तरह है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोलाराम ने पेंशन पाने के लिए अर्जी के ऊपर वज़न नहीं रखा था, यानी अफसरों को रिश्वत नहीं दी, इसीलिए उसकी अर्जी आज तक फाइल में दबी पड़ी है। पेंशन का केस कोई दफ्तरों से होकर जाता है और उनमें तुरंत काम करने के लिए अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन भोलाराम ने यही नहीं किया, जिसके कारण उसका काम आज तक रुका हुआ था। 2 नंबर प्रश्न, भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का पर्दाफाश करता है। कहानी के आधार पर पुष्टि करो। उत्तर होगा भोलाराम का जीव एवं व्यंग्यात्मक कहानी है। एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश व्यंग्यात्मक तरीके से किया है। इस कहानी में भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी होता है जो 5 साल से अपनी पेंशन की अर्जी पास करने के लिए दफ्तरों में चक्कर काटता फिरता है, पर उसका काम नहीं होता। आखिर इन सब से हार कर वो मृत्यु का रास्ता अपनाता है। लेखक ने भोलाराम की मौत के बाद उसका जीव यमलोक ना जाकर पेंशन की अर्जी में अटकने की बात को लेकर यह
दर्शाने की कोशिश की है कि आज समाज में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी एवं जड़ें गहरी होती है जा रही है। आज भोलाराम जैसे कोई गरीब व्यक्ति जो रिश्वत से अनजान होता है या रिश्वत देने में असमर्थ होते हैं, उनका काम सरकारी दफ्तर में कहीं ना कहीं इसी प्रकार लटका रहता जाता है। बड़े अफसर जो वज़न रखने की बात कहते हैं, इससे यह साफ साबित होता है कि आज की समाज को रिश्वतखोरी ने पूरी तरह जकड़ लिया है। 4 নম্বৰ आशाएं स्पष्ट करो, अर्थात व्याख्या কৰিব লাগে বা एक्सप्लेन কৰিব লাগে। दरखास्त पेपारवेट से नहीं दबती, এইটো एक्सप्लेन बा व्याख्या কৰিব লাগে। उत्तर হ'ব पेपरवेट का काम होता है ज़रूरी कागजातों को हवा के झोंकों से बचाना। उड़ते कागज़ों को तो पेपरवेट रोक लेता है, पर यदि किसी कार्यालय में किसी काम को करवाने के लिए खाली कागजातों के साथ पैसे का वज़न नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा। अर्थात पैसों का वज़न रखना पड़ता ही है, तभी उन अर्जियों पर काम होगा। विडंबना यह है कि आज सरकारी दफ्तरों पर इसी तरह काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है। चपरासी से लेकर बड़े अफसरों तक घूस का सिलसिला चलता आ रहा है। जो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा घूस दे सकेगा, उसका काम भी उतनी ही जल्दी होगी। 6 নম্বৰ व्याख्या আছে তোমালোকৰ। यह भी एक मंदिर है, यह भी दान पुण्य करना पड़ता है। এই বাক্যশাৰী কি কৰিব লাগে, व्याख्या কৰিব লাগে। उत्तर হ'ব धार्मिक स्थलों में लोग अपनी फरियाद लेकर वहाँ दान पुण्य कर आते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। सरकारी कार्यालय या अन्य दफ्तरों पर यदि किसी को अपना काम करवाना है तो वहाँ बैठे बड़े अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। यानी कहा जाए तो मंदिर की तरह उन्हें भी प्रसाद चलाना पड़ता है। अर्थात जो दान पुण्य करेगा उसका काम बनेगा, नहीं तो उसकी फरियाद अनसुनी कर दी जाएगी। इसीलिए लेखक ने व्यंग के तौर पर इन भ्रष्टाचार से भरे दफ्तरों को मंदिर कहा है और उन्हें दी जाने वाली रिश्वत को दान कहा है। এইখিনি যে তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি আলোচনা কৰিম, এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন উত্তৰ। এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন মানে তোমালোকে যেহেতু ফাইনেল দিবা, তোমালোকে এক্সট্ৰা পাৰ্টৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে আগতে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত কি কি প্ৰশ্ন আহি গৈছে সেইবোৰ অলপ চাব লাগিব। এতিয়া আমি পিছত এই দুয়োটা বস্তুৱে আলোচনা কৰিম। এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন মানে বা এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনসাৰ মানে তোমালোকে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন বুলি ক'ব পাৰা, আৰু কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন মানে আগতে তোমালোকৰ ফাইনেলত আহি যোৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। प्रथम আমি কি চাম, MCQ চাম, মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যন। नारद भोलाराम का घर कैसे पहचान गए, এইটো তোমালোকৰ ফাইনেলত আহি যোৱা কুৱেশ্যন হয়। কেনেকৈ কৰিছিল, এইটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन सुनकर। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে কি, बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्त वजन रखने की सलाह दी थी। यह वजन का है, क्या है, वजन का है। এইটো ফাইনেলত আহিছে তোমালোকৰ, এইটো কি হ'ব, এইটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কি बिना। 3 नंबर की है, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी, এইটো थी হ'ব 5 दिन पहले देह त्यागी थी, এইটো তোমালোকে জানা। আৰু 4 नंबर भोलाराम कब रिटायर हुआ था, এইটো তোমালোকৰ 2013 ফাইনেলত আহিছে।
এটা কারেক্ট आंसर কি হ'ব 5 साल पहले। भोलाराम का जीव किस प्रकार की कहानी है এইটো তোমাৰ লগত 2013 আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয় কি হল ব্যংগাত্মক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু এই 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ব্যংগাত্মক কি কোনটো টাইপৰ গল্প হয় বা এখন কাহিনী হয় ব্যংগাত্মক। 6 নম্বৰ এটা 2014 আহিছে তোমালোকৰ ভোলাৰাম कहाँ रहता था কত আছিলে जबलपुरत आसिले जबलपुर शहर में। 7 नंबर আছে कि तुम्हारे तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई यह किसका कथन है ये तुम्हारे फाइनल 2015 আহিছে एटो कार कथा आसिल एटो आसिल चित्रगुप्तर कथा आसिल एटो। এতিয়া আমি কি পড়িম শর্ট কোশ্চেন आंसर অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন মানে শর্ট কোশ্চেন অতি চমু উত্তর বলি আমি কম যে এইবোৰ তোমালোকৰ সব ফাইনেলত আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয়। 1 নম্বৰত কি আছে भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी 5 दिन पहले देह त्यागी थी এইটো তোমালোকৰ 2016 চনত আহি যোৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ। তাৰপিছত কি আছে भोलाराम का जीव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है हरिशंकर फरसाई এইটো হল কি কবি এইটো 2017 চনত আহিছিল এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2 নম্বৰটো তোমালোকে কবিৰ নামটো ভালকে মনত ৰাখিবা কোন আছিল हरिशंकर फरसाई। তাৰপিছত কোন আছে কি আছে 3 নম্বৰত আছে बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्त पर वजन रखने की सलाह दी यहाँ वजन का तात्पर्य क्या है ये 2018 আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয়। उत्तर হ'ব रिश्वत या किसी प्रकार की सुविधा तात्पर्य কি আছে ইয়াত वजन। তাৰপিছত কি আছে তোমালোকৰ धर्मराज का क्या काम है এটা তোমালোকৰ 2019 फाइनल আহি যোৱা প্ৰশ্ন। धर्मराज का काम जीवों को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजना এটা 2019 আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয়। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 2020 फाइनल आहि जाओ प्रश्न है भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी 5 दिन पहले थी এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 2020 আহিছে তোমালোকৰ 16 আহিছে এই প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ ইম্পৰ্টেন্ট হয় বস্তুটো আহিব পাৰে এইবাৰ তোমালোকৰ। এতিয়া কি আছে চমু উত্তৰ মানে সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন এইবিলাক কিন্তু তোমালোকৰ গোটেই কেইটা ফাইনেলত আহি যোৱা প্ৰশ্ন এনেই দিয়া নাই গোটেই কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয়। 1 नंबर की है धर्मराज ने तर्क में किन लोगों को आने की पुष्टि की नर्क में उन लोगों ने क्या अनियमितताएं की थी এটা আমি ওপৰত আলোচনা কৰিছো তোমালোকে आंसरটো চাই লবা ইম্পৰ্টেন্ট है 2011 फाइनल আহিছিল। धर्मराज ने नर्क में उन लोगों की पुष्टि की जो भ्रष्टाचार बेईमानी और समाज में फैले पाखंड के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि नर्क में बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर आए हैं जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर ऊँटी इमारतें बनाई और सरकारी इंजीनियर योजनाओं का पैसा खाया। 2 नंबर से बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया ये 2012 आई जो प्रश्न। बड़े साहब ने नारद को बताया कि भोलाराम ने पेंशन की दरखास्तों तो भेजी थी पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया था इसीलिए वे कहीं उड़ गई। उन्होंने कहा कि पेंशन का मामला कई दफ्तरों में जाता है और इसके लिए दान पुण्य करना पड़ता है। 3 नंबर এই প্রশ্নটা তোমালোকৰ 2015 फाइनल আহি যোৱা প্ৰশ্ন। साहब ने नारद को पेंशन के वजन के संबंध में क्या कहा उत्तर होगा साहब ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए वजन देना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भोलाराम के पेंशन की दरखास्त कई जगह पर जाती है और उन पर वजन रखना आवश्यक है। 4 नंबर प्रश्न 2016 तो আহিছে 2017 तो আহিছে অর্থাৎ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় এবার তোমালোকৰ ঠিক আছে 5 স্টার রেটিং এর হয়। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी ये কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। उत्तर होगा चपरासी ने नारद को सलाह दी कि उन्हें सीधे बड़े साहब से मिलना चाहिए। उसने कहा कि अगर वे बड़े साहब के खुश कर दे तो पेंशन का काम जल्दी हो सकता है। তাৰপিছত আছে কি 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা 2018 আহি যোৱা প্ৰশ্ন
इम्पोर्टेंट है। नारद के द्वारा भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछे जाने पर भोलाराम की पत्नी ने क्या उत्तर दिया था? उत्तर होगा भोलाराम की पत्नी ने उत्तर दिया कि उनके पति गरीबी की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि पेंशन नहीं मिलने के कारण वे परेशान थे और भूखे रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ফাইনেলত 2019 ফাইনেলত আহি যোৱা প্ৰশ্ন। यमदूत के लिए भोलाराम संबंधी परेशानी क्या थी? उत्तर होगा यमदूत के लिए परेशानी यह थी कि भोलाराम का जीव उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गया था। उसने पूरी ब्रह्मांड सान मारा लेकिन भोलाराम का जीव कहीं नहीं मिला। এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন যে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এইবোৰ কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। এইটো 2020 আহি যোৱা প্ৰশ্ন। उत्तर হ'ব कि भोलाराम का जीव शीर्षक कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा इस कहानी का उद्देश्य समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र की अक्षमता और आम आदमी की कठिनाइयों को बैंक के माध्यम से उजागर करना है। यह बताता है कि किस तरह सरकारी सिस्टम और आर्थिक हालातों के कारण आम नागरिक का जीवन प्रभावित होता है। এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু এইখিনিতে আমি আজি পাৰ্টটিৰ ভিতৰেও গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ MCQ আৰু আগতে আহি যোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা, কুৱেশ্যনৰ উত্তৰবোৰ বহীত লিখি লৈ বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰিবা যিহেতু তোমালোকে ফাইনেল দিবা। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।